हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से कहा था कि हम चाचा के साथ जाकर बात करेंगे हमारी शादी को लेकर। फिर सीन चेंज होता है, हमें लंच रन का रूम को दिखाया जाता है। वहाँ पर वांग जी और विंग दोनों ही बैठे थे और शादी के बारे में बात कर रहे थे। इधर हमें मियान मियान को दिखाया जाता है जो कि युवान से बात कर रहा था। वो युवान को बोलता है कि मुझे एक बात पता है। ये सुनने के बाद युवान मियान मियान से पूछती है कि कौन सा बात पता है आपको। मियान मियान ना युवान को बताती है कि विंग मतलब कि जान के बारे में। वो बताता है कि विंग तुम्हारी असली मॉम नहीं है, तुम्हारी असली मॉम मर गई है और ये कोई और है। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि नहीं, ये झूठ है, वही मेरे मॉम है। लेकिन मियान मियान बोलती है कि अगर वो तुम्हारे मॉम है और तुम्हारे डैड के साथ उनकी शादी हुई है तो वो दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हैं, अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं, मुझे बताओ। युवान भी ये सोच रहा था। फिर मियान मियान उसे बोलता है कि मेरी बात का यकीन मानो, तुम्हारे मॉम के साथ तुम्हारे डैड की शादी नहीं हुई है, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम मर चुकी है। युवान रोने लगा। युवान छोटा सा बच्चा है, उसके दिलों पे जो भी समझाएगा ना भाई तो वो समझेगा ना कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सच्चाई उसके सामने है। विंग और वांगजी अलग रहते हैं, एक ही रूम में नहीं रहते हैं वो दोनों। जिंगसी में सिर्फ वांगजी और युवान रहता है, उसकी मॉम नहीं रहता है। उसका मॉम मैडम लान की महल में रहते हैं, रूम के अंदर। आखिर क्यों? अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो आखिर वो दोनों अलग क्यों रहते हैं? छोटे से युवान के दिल में ये सवाल चल रहा था। उसकी भी क्या गलती है सच में? वो दोनों अलग रहते हैं। अगर कोई उसे ऐसा बोलेगा तो यकीन तो वो करेगा। फ़िलहाल वो अभी बच्चा है। युवान मियान मियान की तरफ देखती है। मियान मियान जब युवान को देखती है तो वो समझ गई थी कि युवान अब रोने वाला है, क्योंकि उसकी आंखों में छोटे छोटे आंसू दिखाई दे रहे थे। युवान को ऐसे देखकर मियान मियान बोलता है कि बेटा देखो, मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई है तो तुम किसी को मत बोलना, ठीक है? नहीं तो तुम्हें बताने की वजह से ना सब लोग मुझे पनिशमेंट देंगे। मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज़ किसी को मत बताना। ये सुनने के बाद युवान अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मियान मियान वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दो डिसिपल्स वहाँ से गुजर रहे थे। वो दोनों युवान के रोने को सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि युवान आज क्यों रो रहा है, वो तो कभी रोता ही नहीं है, वो तो बहुत स्ट्रांग है। वो दोनों हांगवान जुन को बोलने के लिए उसकी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर जाने लगते हैं। बट हांगवान जुन तो लाइब्रेरी पर नहीं था, वो तो विंग के साथ लंच रन के कमरे में था। वो दोनों शादी के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों की शादी के दिन भी फिक्स्ड हो जाते हैं। 2 दिन बाद ही उन दोनों की वेडिंग थी। इधर युवान रो रहा था और वो डिसिपल्स वांगजी को ढूंढ रहे थे। वांगजी को ढूंढते ढूंढते वो दोनों लंच रन के रूम के अंदर आते हैं और आने के बाद परमिशन लेने के बाद अंदर आने के बाद बोलता है कि हांगवान जुन, युवान ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। ये सुनने के बाद विंग उठ जाता है और बोलता है कि युवान रो रहा है? क्यों? मैंने सुबह से उसे देखा भी नहीं है। और फिर वांगजी और विंग वहाँ से निकल जाता है युवान के लिए। वांगजी और विंग जिंगसी के कमरे के पास खड़े थे। दरवाजे को नॉक करते हुए विंग बोलता है कि युवान बेटा तुम क्यों रो रहे हो, दरवाज़ा खोलो। वांगजी बोलता है कि युवान बेटा दरवाज़ा खोलो। क्या बात है, तुम घर के अंदर अकेले क्या कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो। युवान रोते हुए बोलता है कि चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे नहीं बात करना है, आप लोग झूठे हो, झूठे इंसान। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि देखो बेटा क्या बात है, मुझे बताओ, अपने मॉम को नहीं बताओगे, दरवाज़ा खोलो। युवान बोलता है कि आप मेरी मॉम ही नहीं हो तो मैं आपको क्यों बताऊँ। विंग ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो वांगजी को बोलता है कि मैं इसकी मॉम नहीं हूँ, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो मॉम को, दरवाज़ा खोलो अभी के अभी, देखो हम बात करेंगे ना बैठकर। युवान बोलता है कि नहीं, वो मेरी मम्मी नहीं है, आप लोग झूठे हो, वो मेरी मॉम नहीं है, वो कोई और है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारी मॉम है। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि नहीं, अगर अगर वो आपकी वाइफ है और अगर मेरी मॉम है तो आप दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो, मॉम अलग क्यों रहती है, बताइए। ये सुनने के बाद वांगजी भी हैरान था, इसे किसने बताया ये सब इतने छोटे से बच्चे को। दूर से मियान मियान ये सब देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बोल रही थी कि आप बताओ उसे, मुझे तो कुछ नहीं बता सकते, अब बच्चे को कैसे संभालोगे। इधर विंग
दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है कि ठीक है, आप दरवाज़ा खोलो, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा ऐसे बंद नहीं करते हैं। युवान बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है आप दोनों से। आप लोग झूठे हो और मुझे झूठे इंसान से नफरत है। वांग जी बोलता है कि देखो बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये तुम्हारी मॉम है और तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए तुम्हारी मॉम अलग से कमरे में रहती थी, क्योंकि उसे आराम करना चाहिए ना। तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब थी ना। ये सुनने के बाद युवान कुछ सोचने लगता है। हाँ, उसकी मॉम की तबीयत कुछ दिन के लिए ख़राब थी, और तो और उसे बुखार भी आया था और वो झरने के पास जाकर गिर भी गया था, और उसके पहले बारिश में भीगने की वजह से भी बुखार आया था। 3 दिन तक बेहोश था उसकी मॉम। युवान समझने के बाद दरवाजे को खोलता है। विंग और वांग जी जल्दी जल्दी घर के अंदर आता है। वो देखते हैं कि युवान बेड के ऊपर बैठा हुआ है और उसका मुंह लटका हुआ है। विंग उसके पास जाता है और बैठ जाता है नीचे। फिर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, बताओ मुझे। इस सुनने के बाद युवान बोलते हैं कि किसी ने नहीं कहा है, आप मेरी मॉम नहीं हो, मुझे पता है। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी मॉम है, देखो देखो अच्छे से, तुम्हारी मॉम जैसे दिखती है ना ये। युवान बोलता है कि मॉम जैसे दिखती है लेकिन मॉम नहीं है ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि अच्छा, अगर ये तुम्हारी मॉम नहीं है तो कौन है। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि अगर आप मेरी मॉम हो तो आपको मैजिक क्यों नहीं आते हैं। पापा को मैजिक आते हैं, मुझे आते हैं, दादाजी को आता है, चाचा को आता है, आपको क्यों नहीं आता है। विंग चुप हो जाता है। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विंग बोलता है कि हाँ, आता है ना मुझे मैजिक आता है। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि मैजिक आता है, कहाँ से आता है, मुझे दिखाओ। फिर विंग बोलता है कि रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें अभी मैजिक दिखाता हूँ। और फिर विंग अपने घर में जाता है, मतलब कि मैडम लान की महल में जाता है, रूम के अंदर जाता है और फिर अपने बैग को लाता है। और फिर विंग बोलता है कि देखो, मुझे बहुत अच्छा मैजिक आता है, पता है मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, मेरे बच्चे को, और किसे मैं दिखाऊँ ये मैजिक। युवान बोलता है कि आपको कौन सा मैजिक आता है। फिर विंग बोलता है कि देखो, इस बैग के अंदर कुछ भी नहीं है ना। ये सुनने के बाद युवान उस बैग को अच्छे से देखने लगता है। उस बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। युवान बोलता है कि हाँ, कुछ नहीं है। तो विंग बोलता है कि देखो, इस बैग के अंदर से मैं क्या क्या बाहर निकालूंगा। उस बैग के अंदर एक सीक्रेट चेन थी, और युवान को तो ये सब पता नहीं है ना, क्योंकि विंग तो मॉडर्न के ज़माने से आया है और ये लोग बहुत पुराने ज़माने के हैं। सो विंग बोलता है कि देखो, अब मैं इसके अंदर हाथ डालूंगा और फिर नई नई चीज़ें बाहर निकालूंगा, देखोगे तुम्हारी मॉम कितनी मैजिक जानती है। युवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ, दिखाओ दिखाओ, मुझे भी देखना है। युवान चुपचाप बैठ जाता है बेड के ऊपर। वो अच्छे बच्चे बनकर देख रहा था। वांग जी भी हैरान था कि विंग क्या करने वाला है। विंग बैग को सीधा करता है, अपनी तरफ घुमाता है, उस सीक्रेट चेन को खोलता है और खोलने के बाद बोलता है कि चलो, अब मैं यहाँ से एक खाने का पैकेट निकालूंगा। युवान बोलता है कि खाने का पैकेट, और फिर विंग का हाथ डालता है और हाथ डालने के बाद वहाँ से एक चिप्स का पैकेट निकालता है। फिर युवान को दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो। फिर युवान बोलता है कि ये क्या है। फिर युवान उसे हाथ में लेता है, उसमें से अजीब आवाज़ आ रही थी, तो युवान उसे अपनी मॉम को फिर से देते हुए बोलता है कि ये तो डरावना है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ, पता है, मैं एक और मैजिक कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि एक और मैजिक? हाँ। विंग बोलता है कि देखोगे, इस पैकेट को मैं काटूंगा और काटने के बाद यहाँ से एक चीज़ निकलेगी जिसे तुम खा सकते हो, वो बहुत टेस्टी है। ये सुनने के बाद युवान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, वो तो यही समझेगा ना कि उसकी मॉम मैजिक कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है विंग। फिर विंग उस पैकेट को फाड़ता है। फाड़ने के बाद बोलता है कि देखो यहाँ से क्या निकलता है। फिर वहाँ से वो चिप्स का टुकड़ा निकालते हुए बोलता है कि ये देखो, ये क्या है, इसे तुम खा सकते हो। फिर युवान उसे हाथ में लेकर देखने लगा अच्छे से। वो उसका स्मेल भी लेता है। उसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा था। युवान ने पहले कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखा है। वो उसको मुंह में लेता है, उसके बाद बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, सच में आपको इतनी अच्छी मैजिक आता है। और फिर युवान बोलता है कि और क्या मैजिक आती है आपको। और फिर ना वो थोड़ा विंग के करीब आता है। फिर विंग बोलता है कि अब देखो, मैं यहाँ से एक चीज़ निकालूंगा, उसके बाद तुम इसे देखने के बाद चौंक जाओगे। फिर विंग फिर से बैग के अंदर हाथ डालता है और उसके बाद मोबाइल फ़ोन निकालता है। मोबाइल फ़ोन जो कि उस ज़माने में कभी भी किसी ने नहीं देखा है। युवान बोलता है कि ये क्या है मॉम।
विंग बोलता है कि यही तो है मैजिक, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इससे मैजिक क्या करते हैं, कैसे करते हैं सॉरी। तो फिर इवान बोलता है कि हाँ दिखाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। फिर विंग कैमरा ऑन करता है और उसके बाद इवान का एक फ़ोटो खींचता है और फिर दिखाता है, ये देखो ये क्या है। ये देखने के बाद इवान बोलता है कि ये तो मैं हूँ, मैं इसके अंदर कैसे गया मॉम। विंग बोलता है कि यही तो मैजिक है ना, तुम इसके अंदर आ गए देखा। ये सुनने के बाद इवान हंसने लगता है, बोलता है कि अरे वाह ये कितना अच्छा है, क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर विंग उसे सेल्फी लेना सिखा देता है और बोलता है कि ये देखो तुम इसे खुद ब खुद इसके अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम इसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। इवान एक सेल्फी क्लिक करता है, सेल्फी क्लिक करने के बाद वो उस फोटो को देखते हुए बोलता है कि अरे वाह मैं खुद ब खुद इसके अंदर आ गया। विंग हंसते हुए बोलता है कि अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम मैजिक नहीं जानती है। इवान बोलता है कि बस अब इतना ही जानते हो। फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं एक और मैजिक जानता हूँ, देखोगे। फिर वो फ़ोन को हाथ में लेता है और लेने के बाद बोलता है कि इवान तुम एक गाना गाओ। फिर इवान बोलता है कि गाना गाना पड़ेगा। फिर इवान गाना गाता है और विंग उस गाने को रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद वो इवान को बोलता है कि स्टॉप रुक जाओ, और फिर वो रिकॉर्ड करने वाला सॉन्ग उसे सुनाता है और बोलता है कि ये देखो देखा कैसा मैजिक है। ये सुनने के बाद इवान बोलता है कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा है। विंग उसे अच्छे से दिखाते हुए सब कुछ सिखा देता है कि इसे कैसे मैजिक करना है। और तो और आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चे कैसे होते हैं, बस उसे पासवर्ड बता दो मोबाइल का, उसके बाद देखना सब कुछ वो खुद ब खुद कर लेगी, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवान को बस विंग ने थोड़ा बहुत सिखा दिया था कि कैसे करते हैं। इवान बहुत ज़्यादा खुश था ये सब कुछ देखकर, वो भूल ही गया था कि मियान ने उसे क्या बताया है। उसे बिलीव हो गया था कि उसकी मॉम को भी मैजिक आता है। विंग उसे मोबाइल फ़ोन दे देता है और उसे कुछ गेम्स वगैरह दिखाता है, जिसकी वजह से इवान खुश हो जाता है और वो गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग उठ जाता है, वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग वांग जी को बोलता है कि किसने बताया इवान को ये सारी बात, कल तक तो वो ठीक था ना, वो आज ऐसा क्यों बोल रहा था, किसी ने उसे बताया है, मुझे ही लग रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि किसी ने उसे बताया होगा ये सब बातें, क्योंकि वो बच्चा है, उसे ये सब बातें समझ में नहीं आएगा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि अच्छा हुआ मेरे पास बैग और मोबाइल था, नहीं तो मैं फंस जाता। वांग जी बोलता है कि अच्छा ही हुआ। फिर वो दोनों युवान की तरफ देखता है जो कि हंस रहा था और गेम्स खेल रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। युवान के मन में किसी ने ये सब कुछ घुसा दिया है। युवान उल्टा पुल्टा सोच रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें जिंगसी में आ जाना चाहिए, अपना सारा सामान पैक कर लो और यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, मुझे जिंगसी में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपना सारा सामान पैक करने जा रहा हूँ और तुम भी थोड़ा हेल्प कर दोगे तो अच्छा होगा। ये सुनने के बाद वांग जी उसे स्माइल करते हुए बोलता है कि अगर मैं हेल्प करने जाऊँगा तो फिर शायद कुछ और होगा, तो नहीं 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 तुम जाओ, और वैसे भी तुम्हारा ज़्यादा सामान तो नहीं है ना, तब तक मैं अपने कमरे को थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। विंग बोलता है कि हाँ हाँ कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो भूल ही गई थी, और तुम्हें कौन ले जाएगा, मैं अकेला काफ़ी हूँ मेरे लिए। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। वांग जी उसे देखकर हंसने लगता है और फिर वह अपने कमरे को ठीक करने लगा, क्योंकि युवान रोते हुए सारे के सारे चीज़ों को दूसरी तरफ फेंक दिया था। विंग मैडम लान की महल की तरफ जाते हुए बस एक ही बात सोच रहा था कि युवान को किसने बताया है ये सारी बातें। विंग के मन में एक ही नाम आता है, मियान मियान। फिर विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मियान मियान, क्या उसे मियान मियान ने बताया है। फिर विंग अपने मन में बोलता है कि मियान मियान, अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर मैडम लान की महल की तरफ जाने लगा। इधर विंग और वांग जी की शादी की बात सबको पता चल गया था, पूरे मेंशन को खबर हो गया था कि अब विंग और वांग जी फिर से शादी करने वाले हैं। ये खबर मियान मियान के पास भी जाता है। मियान मियान ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो उस ब्लैक डेमन के पास जाता है और वो उसे गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। अब देखो वो दोनों शादी करने वाले हैं, अब तुम इसे कैसे रोकोगे। ये सुनने के बाद वो ब्लैक डेमन बोलता है कि
तो हम विंग को मार दें। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलता है कि क्या बुद्धू जैसी बात कर रहे हो, अगर मैं उसे फिर से मार दिया तो वो फिर से वापस आएगा ना अगले जन्म में। ब्लैक डायमंड बोलता है कि तो फिर हम क्या करें। म्यान म्यान बोलता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसे फिर से वापस भेजना पड़ेगा, यही एक उपाय है मेरे पास। ब्लैक डायमंड बोलता है कि शादी कहाँ हो रही है। म्यान म्यान बोलता है कि चर्च में। फिर ब्लैक डायमंड बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं कि आइडिया? कौन सा आइडिया? बकवास तो नहीं है ना। ये सुनने के बाद ब्लैक डायमंड बोलता है कि चर्च में हो रही है ना, तो वो उसी झरने के रास्ते से जाएंगे ना चर्च में। वही तो एक लान मेंशन का रास्ता है जो कि चर्च की तरफ जाता है, उस झरने के ऊपर से होकर। यह सुनने के बाद म्यान म्यान बोलता है कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर म्यान म्यान एक ईबल स्माइल देती है और यहाँ पर सीन काट हो जाती है। हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि सारा सामान लेकर जिंगसी में आ चुका था और वो सब कुछ ठीक ठाक करके रख रहा था। वांग जी उसका हेल्प कर रहा था, वो दोनों बातें भी कर रहे थे और इवान सो चुका था गेम खेलते खेलते। विंग बोलता है कि ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम सोने जा रही हो क्या, यहाँ पर नहीं सोओगे। विंग बोलता है कि नहीं, यहाँ पर नहीं, कल हमारी शादी है और हम शादी के बाद ही इसी रूम में रहेंगे। और इवान तो सो चुका है ना, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं मैडम लान के महल में सो रहा था, है ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मत जाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है। गार्डन में बैठकर विंग और वांग जी बातें कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि कल उसकी और वांग जी की शादी होने वाली है। विंग आसमान की तरफ देख रहा था और वो वांग जी को बोलता है कि देखो चांद कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत। वांग जी से बोलता है कि तुम इसे और पास से देखना चाहोगे। विंग बोलता है कि तुम तो उड़ सकते हो ना, मैं तो उड़ नहीं सकता, तुम मुझे ये सब बोल कर चिढ़ा रहे हो ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तो फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और स्पेल पढ़ने के बाद वो आसमान की तरफ उड़ गया। फिर वो सबसे ऊंचे मीनार के ऊपर चढ़ने के बाद बोलता है कि देखो अब चांद और करीब आ चुका है ना। विंग खुश हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश था, चांद को इतने करीब से देख रहा है। विंग बोलता है कि सच में ये कितने खूबसूरत लग रहा है ना, ये पल कितना खूबसूरत है। वांग जी बोलता है कि चांद तो मेरे पास भी है। ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चांद तुम्हारे पास है, मतलब क्या है, चांद तो आसमान में है ना। फिर वांग जी उसकी फ़ेस को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं तो चांद तो अभी मेरे पास है, ये देखो मैंने उसकी फ़ेस को पकड़ के रखा है। ये सुनने के बाद विंग को थोड़ा बहुत साई फील होता है, उसकी चिक्स पिंक हो गए थे। विंग उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि पागल कहीं का। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें अब वेडिंग डे को दिखाया जाता है। विंग रेडी हो गया था, उसके ऊपर बेल थी, उसने बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे महंगे महंगे ज्वेलरी थे। वांग जी भी रेडी था। वांग जी गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और विंग भी बैठ जाता है। इधर मियान मियान अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलती है कि काम बन गया विंग, अब तुम्हें वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हारा ये बुद्धू हस्बैंड भी नहीं रोक सकता है। और फिर गाड़ी चलना स्टार्ट होता है। मियान मियान विंग के पीछे की गाड़ी में थी और सबसे सामने जो गाड़ी था उसमें लान वांग जी था और बीच की गाड़ी में विंग था। और बाकी सारे डिसिपल्स जो थे वो लोग गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। बहुत सारे डिसिपल्स थे, शादी के लिए जा रहे थे। और घोड़े के ऊपर बैठकर लैंस चैन और हमारा क्यूट सा लिटिल लान युवान भी था, वो दोनों भी जा रहे थे। लैंचरन नहीं आए थे क्योंकि पूरा मेंशन ही खाली हो गया है ना, वो भी आ जाएगा तो घर में कौन रहेगा, घर में भी तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है ना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। बीच में से ही हमें विंग की जो गाड़ी है उसकी पहिए को दिखाया जाता है, गाड़ी के पहिए दिखाया जाता है, जिसका ना नट होता है ना वो ढीला हो गया था, वो ढीला होकर ना हिल रहा था। विंग की गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रहा था जो कि लान वांग जी को सुनाई देता है। लान वांग जी अपनी खिड़की को
जो कि खिड़की का जो पर्दा होता है ना उसे हटाते हुए देखता है बाहर। वो देखता है कि गाड़ी हिल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हिल क्यों रहा है। अचानक से ही गाड़ी का जो पहिया था वो टूट जाता है और पूरा गाड़ी जाकर झरने की साइड गिरने ही वाला था कि वहाँ पर वांग जी उड़ कर आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग नीचे लटका हुआ था और वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा था। मियान मियान को लगा कि विंग नीचे गिर गया है, इसीलिए मियान मियान बोलते कि यस काम बन गया। फिर मियान मियान जब गाड़ी से बाहर आता है ना वो देखकर हैरान था। विंग लटक रहा था नीचे और वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। युवान चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम क्या आप ठीक हो। युवान और लैन चैन भी वहाँ पर जाते हैं। लैन चैन ने युवान को पकड़ के रखा था। मियान मियान जाकर विंग को हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि विंग मेरा हाथ पकड़ लो, ऊपर ऊपर आ जाओ। विंग मियान मियान के हाथ को देखता है। देखने के बाद वो मियान मियान के फेस की तरफ देखता है। मियान मियान उसे देखते हुए बोलती है कि विंग मेरा हाथ पकड़ लो, हांगवान जुन अकेला तुम्हें उठा नहीं पाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, विंग मेरा हाथ पकड़ लो। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मियान मियान उसे बचाने आई है। उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है विंग के लिए। विंग बिल्कुल भी अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहा था मियान मियान की तरफ। मियान मियान अपने हाथ को और भी आगे बढ़ा देता है। फिर विंग के अंदर से कोई बोलता है कि विंग उसका हाथ पकड़ लो, अभी वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, अगर तुम उसका हाथ पकड़ लोगे तो तुम आसानी से ऊपर उठ सकोगे। यह सुनने के बाद विंग अपने हाथ को धीरे धीरे मियान मियान के हाथ के ऊपर रखता है। मियान मियान बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो विंग को ऊपर की तरफ खींचता है। लान वांग जी भी विंग को खींचता है। वो दोनों विंग को खींच कर ऊपर उठाता है। विंग ऊपर उठ जाता है। लान वांग जी विंग को बोलता है कि विंग तुम ठीक तो होना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और वो उसे अच्छे से देखने लगता है। युवान दौड़ कर आकर अपनी मॉम को हग करते हुए बोलता है कि मॉम आप ठीक तो हो ना। बट विंग सिर्फ मियान मियान को ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि इसने मेरी जान क्यों बचाया, आखिर इसे चाहिए क्या। फिर वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है। लैन चैन आकर सबको समझाता है कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब चलो शादी की मुहूर्त निकल जा रही है ना। तो फिर वो लोग फिर से मियान मियान की गाड़ी के पास जाते हैं और बोलता है कि विंग का गाड़ी तो टूट गया है, अब मियान मियान की गाड़ी में विंग जाएगा और उसके साथ युवान भी रहेगा। और युवान अपने मॉम के साथ गाड़ी के अंदर जाता है। मियान मियान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज विंग का सत्यानाश नहीं कर पाई वो। फिर शादी की वेडिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर शादी होगी। वहाँ पर विंग और वांग जी सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी भी हो जाती है। वहाँ पर मियान मियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि आज विंग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, बट उल्टा हो गया। ऊपर से वो विंग को उससे उठाना पड़ा, बचाना पड़ा, और तो और विंग की शादी भी हो गई लान वांग जी से। युवान बहुत ज़्यादा खुश था। अपनी मॉम डैड की शादी अपनी आंखों के सामने देख रहा है वो। फिर वो दोनों शादी करने के बाद घर आने के लिए चर्च से निकल जाते हैं। चर्च से निकल जाने के बाद फिर से गाड़ी में बैठते हुए लान वांग जी बोलता है कि विंग इस बार तुम मेरे गाड़ी में बैठोगे, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। फिर वो विंग को अपनी गाड़ी में बिठाता है। बिठाने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है चलना गाड़ी। इधर हमें लान मैंसन को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके स्वागत के लिए लैन चरण कुछ डिसिपल्स को लेकर रेडी थे। फिर गाड़ी वहाँ पर आकर रुकते हैं। वहाँ से लान वांग जी विंग को अपना हाथ देकर गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे हमारा क्यूट सा लिटिल लैन युवान भी निकलता है। उनके पीछे पीछे मियान मियान भी आती है मैंसन के अंदर। और इधर लैन चरण उन दोनों को शादी की बधाई देता है और कुछ गिफ्ट्स वगैरह देता है, बहुत कुछ करता है जो कि रिचुअल्स को जो कि किया जाता है शादी के बाद वो सब कुछ हो जाता है उनके। और उसके बाद विंग को एक अलग सी कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर विंग को उस कमरे के अंदर ले जाने के बाद जो सारे दासियाँ थी वो लोग बोलते हैं कि विंग जाकर तुम शावर ले लो। फिर विंग शावर लेने के बाद बाहर आता है। शादी की सारी बात विंग को याद आ रही थी, इसीलिए विंग को शर्म भी आ रहा था। और आज उन दोनों की वेडिंग नाइट है, इसीलिए विंग को और भी ज़्यादा शर्म आ रहा था। विंग शावर लेने के बाद बाहर आता है और आने के बाद जितने सारे दासियाँ था वहाँ पर वो सारे विंग को नए कपड़े, नए रूप्स पहनाता है। और पहनाने के बाद नई ज्वेलरी जो होती है पहनाता है और उसके बाद उसके ऊपर बेल्ट डाल देता है। रात का टाइम था और डिनर भी ख़त्म हो चुका था सबका।
विंग ने भी कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। विंग को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी फिर भी। और फिर वेडिंग चेम्बर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। रेड सिल्क से सजाया गया था, हर तरफ सिर्फ रेड रोज़ थे और सैंडलवुड की खुशबू भी था, जिसमें वांगजी फील आ रहा था विंग को। विंग को जब वेडिंग चेम्बर में लाया जाता है ना तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग चुपचाप जाकर बेड के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दासिया जितने सारे थे ना वो सब गॉसिप कर रहे थे। इधर हमारा लन वांगजी अंदर आता है। लन वांगजी अंदर आने के बाद वो सारे दासिया जो थे वो लन वांगजी को देखकर हंसने लगते हैं। हंसने के बाद वो लोग हंसते हुए उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। इधर विंग बेड के ऊपर बैठा हुआ था। विंग अपने हाथों को, अपने फिंगर को रब कर रहा था अपने दूसरे फिंगर से। उसे टेंशन भी हो रहा था, उसकी धड़कन भी तेज़ हो गई थी। वांगजी दरवाजे को लॉक करता है। लॉक करने के बाद, मतलब लॉक नहीं करता है, ऐसे ही लगा देता है जैसे लगाते हैं। उसके बाद वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो विंग के सामने आता है। विंग उसकी तरफ फेस को उठाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलता है कि क्या, मैं कौन हूँ, मतलब क्या तुम मुझे नहीं जानते। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि पागल, ये एक रिचुअल है, तुम्हें पता नहीं, शादी की रात में दुल्हन को दूल्हा से पूछना पड़ता है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि ओ तो फिर पूछो। फिर विंग बोलता है कि तुम कौन हो। फिर वांगजी बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर विंग बोलता है कि तो फिर तुम मेरा बेल्ट को हटाओ और मेरे चेहरे देखो। और फिर वांगजी बेल्ट को हटाता है और हटाने के बाद विंग के चेहरे को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ब्लश भी कर रहा था। फिर वांगजी विंग के पास आकर बैठता है और वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। कुछ बातें वो लोग कर रहे थे और गाड़ी का ऐसे एक्सीडेंट होना, मतलब कि वो पहिए का टूट जाना, ये सब कुछ बातें वो कर रहे थे। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है। वांगजी बोलता है कि अंदर आ जाओ। और तभी दरवाजे को खोलकर हमारा लिटिल क्यूट सा लन युआन अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग से पूछता है कि युआन, तुम इतनी रात को बाहर घूम रहे थे, कहाँ थे तुम। ये सुनने के बाद युआन बोलता है कि मॉम, वो मैं चाचा के पास था और मैं यहाँ पर मेरी स्टोरी बुक लेने आया हूँ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि स्टोरी बुक। और फिर युआन अंदर आता है। वो अपने छोटे छोटे क्यूट हाथों से टेबल के ऊपर उसके डैड के जितने सारे फाइल्स वगैरह रखे हुए थे, किताब वगैरह, वो सब कुछ हटाकर अपनी स्टोरी बुक को बाहर निकालता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्टोरी बुक तुम्हारी किताब के पास क्या कर रहा है। वांगजी बोलता है कि वो मैं पढ़ रहा था उसे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम स्टोरी बुक पढ़ते हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वांगजी बोलता है कि तुमने पूछा नहीं इसीलिए नहीं बताया। युआन बोलता है कि मॉम, मैं इसे ले रहा हूँ और लेकर जा रहा हूँ। चाचा ने कहा है वो मुझे कहानी सुनाएंगे, लेकिन उसे कहानी आता ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा स्टोरी बुक लाने के लिए। गुड नाइट। और ये बोलने के बाद युआन बाहर चला जाता है। विंग वांगजी को गुस्से से देख रहा था। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम स्टोरी बुक पढ़ते हो। ये सब कुछ विंग बोल रहा था वांगजी को। वांगजी बेचारा कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बेचारा फंस गया था युआन की वजह से। वांगजी बस विंग को इतना बोलते कि अब बस भी करो ना, आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या तुम इसे झगड़े में बदलने वाले हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, तुमने झूठ बोला मुझसे ना, तुम्हें स्टोरी पसंद नहीं है। वांगजी बोलता है कि पसंद है स्टोरी। और फिर वांगजी विंग की तरफ देखता है, अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। विंग बोलता है कि अच्छा झूठे इंसान। और फिर वांगजी बोलता है कि अब छोड़ो भी ना, मैंने कहा ना, मैं बस तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए। विंग उसकी तरफ देख रहा था। फिर वांगजी विंग को लेकर बेड के ऊपर लेट जाता है और उसके बाद सीन चेंज होता है। और चेंज होने के बाद हमें मियान को दिखाया जाता है, जो कि एक डार्क रूम के अंदर थी और वो अपनी टेबल के ऊपर अपने हाथ को पटकते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा आइडिया बेकार सा आइडिया, फेल हो गया। किसने कहा था तुम्हें ये आइडिया बोलने के लिए, मुझे बिल्कुल बेकार था ये सुनने के बाद वो ब्लैक डेमन बोलता है कि यह आइडिया बेकार नहीं था, मुझे क्या पता कि वहाँ पर हांग वांगचुन इतने जल्दी आ जाएगा और विंग को पकड़ लेगा और वो नीचे नहीं गिरेगा। मियान बोलता है कि कुछ अच्छा सा आइडिया बताओ, ये सब धांसू आइडिया तुम्हारे पास रखो। ये सुनने के बाद वो ब्लैक डेमन बोलता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, बट इसे थोड़ा मुश्किल होगा अपना, मतलब कि चलाना। ये सुनने के बाद मियान बोलता है कि बताओ वो आइडिया क्या है। ये सुनने के बाद
म्यान म्यान को वो ब्लैक डेमन बोलता है कि किसी तरह से अगर आप उस विंग को उस झरने के पास ले जाओगे तो मैं अपनी पावर से उसे नीचे गिरा सकता हूँ। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलता है कि ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। वो ब्लैक डेमन बोलता है कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके लिए। म्यान म्यान बोलते हैं कि क्यों? ब्लैक डेमन बोलता है कि विंग को अब सब कुछ याद आ चुका है, उसे ये याद है कि आपने उसे मारा था और आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ उस झरने के पास जाएगा। म्यान म्यान बोलता है कि ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। फिर म्यान म्यान चेयर के ऊपर बैठ जाती है, अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है। ब्लैक डेमन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आप हांगवान जून को बोलिए उसे ले जाने के लिए। अगर वो वहाँ पर उसे ले जाएगा तो फिर मैं उसे अपनी पावर से नीचे गिरा सकता हूँ। ये सुनने के बाद म्यान म्यान उठ के बोलते हैं कि हाँ यार, मैं कल ही लन वांग जी से बात करूँगा और उसे बोलूँगा कि विंग को झरने के पास ले जाने के लिए, है ना। ब्लैक डेमन बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही आइडिया। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग उठकर बैठ गया था बेड के ऊपर। वो देखता है कि युवान कुछ लिख रहा है टेबल के पास बैठकर। विंग अभी अभी सोकर उठा है। वो देखता है कि वांग जी कब का उठ गया है और वो अपना प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया है। विंग धीरे धीरे बेड के ऊपर से उठता है, उसकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब युवान अपने मॉम को देखता है तो युवान बोलता है कि मॉम आप उठ गए। फिर विंग उठकर उसके पास आकर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। युवान बोलता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ये देखने के बाद विंग बोलता है कि अच्छा तुम ड्राइंग कर रहे हो, को दिखाओ मुझे। फिर वो देखता है कि बीच में युवान बैठा हुआ है और दोनों साइड में वांग जी और विंग बैठा हुआ है और नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर एक पेड़ भी है और चारों तरफ फूल है और वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कलर्स के बनीज भी हैं। ये देखकर विंग स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या तुमने इसे बनाया है, कि कितना क्यूट है, मैं इसे दीवार पर लगाऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा लिटिल युवान बोलता है कि हाँ मैंने इसे बनाया है और आपको पता है झरने के पास ऐसे बहुत सारे रैबिट्स हैं, मुझे आंटी ने बताया। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि आंटी ने बताया? म्यान म्यान आंटी ने। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम उसके पास क्यों गए थे? युवान बोलता है कि वही तो आई थी सुबह पापा से बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे बनीज़ हैं, मुझे बनीज़ देखना है, इसीलिए मैं पापा को बोल रहा था जाने के लिए, क्या आप हमारे साथ जाओगे? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि बनीज़ रैबिट्स मुझे पसंद है तो हम जाएंगे, है ना। फिर वो लोग बनी मतलब कि रैबिट्स को देखने के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सब रेडी थे और निकल भी गए थे झरने के साइड, जो बड़ा सा जंगल था वहाँ पर ही थे बनीज़। तो वो लोग बनीज़ को देख रहे थे और वहाँ पर चले भी गए थे और युवान बहुत ज़्यादा खुश था, वो इधर उधर भाग रहा था। विंग बार बार उसे बोल रहा था कि युवान गिर जाओगे, ऐसे मत भागो, बट वो सुन ही नहीं रहा था, इधर उधर भाग रहा था। वांग जी और विंग भी हंस रहे थे उसे देख कर, ऐसे पागलपंती करते हुए देख कर, वो दोनों के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर युवान बोलते कि मॉम वो देखिए इंद्रधनुष, और फिर वो रेनबो की तरफ देखता है जहाँ पर झरने के बीचों बीच एक सुंदर सा रेनबो क्रिएट हुआ था। असल में उसे ब्लैक डेमन ने बनाया था। विंग बोलता है कि अरे वाह कितना खूबसूरत है। युवान बोलता है कि मॉम मुझे वहाँ पर जाना है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वहाँ पर, विंग को याद आ जाती है कि किस तरह से उसकी गाड़ी टूट कर वो नीचे गिरने वाला था। विंग को डर भी लग रहा था, लेकिन युवान ने कहा तो जाना तो पड़ेगा ना। फिर युवान दौड़कर झरने के रास्ते के ऊपर आ जाता है और विंग स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा और वांग जी भी। वांग जी और विंग साथ में चल रहे थे और युवान उन दोनों के सामने सामने। फिर वांग जी उसे बोलता है कि पता है ये झरना मेरा फेवरेट है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि फेवरेट है झरना, क्यों? ऐसे तो बहुत सारे झरने हैं, तुम्हारा ये वाला फेवरेट क्यों है? वांग जी बोलता है कि दरअसल इस झरने के ज़रिए तो तुम आए हो ना इस दुनिया में। वो सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है ये झरना अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, इसीलिए आज से ये भी मेरा फेवरेट है। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर विंग वांग जी के सिर को सहलाते हुए बोलता है कि लानर गगा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग के मुंह से ये वाला वर्ड सुनने के बाद लान वांग जी एक आँख छोटी करते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? विंग बोलता है कि लैनर गगा। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि तुम रुको, और तभी विंग भागने लगता है। इधर लान वांग जी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इधर म्यान म्यान और वो ब्लैक डेमन उस जंगल के साइड में छुपे हुए थे।
मियान मियान बोल रहा था कि कब कब उसे नीचे गिराओगे तुम। ये सुनने के बाद ब्लैक डेमन बोलता है कि रुको, सब्र करो। फिर वांग जी विंग को पकड़ लेता है, बोलता है कि पकड़ लिया, अब तुम्हारा क्या होगा। फिर विंग बोलता है कि लेनर गगा, आपने मुझे पकड़ लिया। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम अब चुप करोगे, तुम तब से मुझे चिढ़ा रही हो। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और तभी एक मतलब कि विंग के नीचे, पैरों के नीचे कुछ टूटने वाली आवाज़ होती है। विंग देखता है कि ज़मीन टूट गई है, मतलब कि वो बिल्कुल कॉर्नर में थे, जहाँ पर झरना था वो उसके कॉर्नर में थे। और विंग की पैरों के साइड जितने सारे पत्थर थे वो टूट गए थे। विंग को 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि वो भी नीचे गिरने वाला है। विंग ये देखने के बाद वो वांग जी की फेस की तरफ देखता है, जिसे देखकर स्माइल वांग जी कर रहा था विंग को देखकर। विंग को समझ में आ गया था कि वो नीचे गिरने वाला है, इसीलिए वो वांग जी को कुछ बताने ही जा रहा था। लेकिन वांग जी को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, वांग जी ने देखा भी नहीं था। वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग के हाथ वांग जी के सिर के ऊपर था। विंग अब नीचे गिरने वाला है। वांग जी की जो फॉरहेड रिबन था, विंग का उंगली उसके अंदर फंस जाता है और उसकी वजह से वांग जी का फॉरहेड रिबन खुलकर विंग के हाथों में आ जाता है और 1 ही मिनट के अंदर वो जगह टूटकर विंग नीचे गिर जाता है। विंग को ऐसे नीचे गिरते हुए देखकर वांग जी पहले स्टैचू बन गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अभी ये हुआ क्या। युवान पीछे मुड़ता है। युवान जोर से चिल्लाता है मॉम बोलकर। इधर वांग जी भी विंग को नाम से ज़ोर से चिल्ला के बुलाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें एक बहुत बड़े रूम को दिखाया जाता है, जिसके बेड के ऊपर एक लड़का लेटा हुआ था, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनकर। उसे दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं, हमारा विंग था। विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसे देखकर वहाँ पर जो सर्वेंट थी वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है इन्हें। और तभी वो हमारी विंग की मॉम को बुलाने लगती है। मैडम मैडम, मुझे लगता है कि सर को होश आ रहा है। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा है, वो अपने सिर को बार बार हिला रहा है। ये सुनने के बाद जान के मॉम डैड दौड़कर जान के रूम में आता है। यहाँ पर बता दूँ, विंग का इस दुनिया में नाम सावजान है और उस दुनिया में विंग है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। जान बेड के ऊपर धड़ाम से बैठ जाता है। उसे देखकर उसकी मॉम डैड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान बोलता है कि नहीं, मैं डूब जाऊंगा, और वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। और तभी उसकी मॉम आकर बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। विंग अपने आसपास को देखने लगता है। फिर विंग बोलता है कि ये मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसकी मॉम बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। जान अपने मॉम डैड को अपने सामने देखकर हैरान था। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो पानी में गिर गया था। तभी उसके मॉम डैड बोलता है कि हाँ, तुम झरने में गिर गए थे, और पता है तुम पिछले 6 महीने से कोमा में थे। ये सुनने के बाद जैसे कि विंग के ऊपर से आसमान टूटकर उसके सिर के ऊपर गिर गया। कोमा में था मैं? पागल हो क्या? मैं तो लैंड मैंसर में था, और युवान था वहाँ पर, वांग जी था। विंग रोने लगता है। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है। विंग को चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि लगता है अब ये ठीक है, बट मुझे लगता है कि इसकी दिमागी हालत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जब इंसान कोमा में रहता है ना, कुछ अजीब अजीब से सपने देखता है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत थोड़े दिन के लिए कुछ ख़राब सा रहता है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाई, मेरी दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो लैंड मैंसर में था वांग जी के साथ, मैं तो उस झरने को देखने गया था, मैं तो नीचे गिर गया था, मैं पानी में गिर गया था, मैं यहाँ पर कैसे आया? तभी विंग को समझ में आ जाता है कि असल में वो यहाँ पर क्यों आया है। फिर ऐसे ही विंग 2 दिन घर के अंदर बंद रहता है, क्योंकि उसकी मॉम डैड उसे बाहर आने ही नहीं दे रहे थे। 2 दिन बाद विंग दीवार फांद कर बाहर आ जाता है। फिर विंग उसी झरने के पास आता है जिस झरने के ज़रिए वो उस दुनिया में गया था, वांग जी की दुनिया में। फिर वो अपनी नाक को अपने फिंगर से पकड़ता है, पकड़ने के बाद पानी में कूद जाता है। लेकिन उसके लिए ये अजीब सा था, क्योंकि वो फिर से उस दुनिया में जा नहीं पा रहा है। झरने का पानी बिल्कुल जैसे का तैसा ही है। विंग बैठ कर रोने लगता है। वो झरने से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो बैठ कर वहीं पर ही रोने लगा। सो फिर गाइस, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। क्या इन दोनों की सैड एंडिंग होगी या फिर हैप्पी एंडिंग? बताओ कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।